सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान के दरमियान जिस तरीके से तनाव जारी है, एक बात तय है कि ये दोनों इकट्ठे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया, उसके ऊपर पार्लिमान में मौजूद बेशतर पार्टियों का ख्याल यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक लकीर खींच दी है। अब लकीर के इस पार और उस पार की डिवाइड जो है बड़ी खुल के सामने आ गई है। इसके ऊपर दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार सोच रहे हैं। हर एक जो है वो एक नया जो वार है वो दूसरे के खिलाफ लेकर आ रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम और उसका वक़ार जो है वो कभी मजरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके किए हुए फैसलों से आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं। और पार्लिमान की इज़्ज़त और वक़ार उससे भी बढ़कर है, क्योंकि पार्लिमान उस कानून साजी और आइन साजी के अमल की बुनियाद रखती है जिसके ऊपर पूरे ये सारे इदारे काम करते हैं। लेकिन इस वक्त सीधा सीधा टकराव है। जो कानून पार्लिमान ने पास करके सदर पाकिस्तान को भेजा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सदर साहब ने उसके ऊपर वापस पार्लिमान को भेज दिया। पार्लिमान ने मुश्तरका इजलास में दोबारा अप्रूवल दे दी। अब 10 रोज़ के अंदर उसने कानून बनना था, लेकिन 10 रोज़ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। 10 रोज़ इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन मुझे इस जल्दबाजी की वजह समझ नहीं आई। जिस 8 रुकनी बेंच की तश्कील दी गई, उस 8 रुकनी बेंच के ऊपर PDM की तमाम पार्टियों के इतराज़ात हैं। 2-3 जजेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हैं और बाकियों के ऊपर भी इतराज़ात मौजूद हैं। बाकी 7 जजेस जिनको उन्होंने छोड़ा, उसमें 2 वो जजेस हैं जो नेक्स्ट इन लाइन है चीफ जस्टिस बनने के लिए। उनमें से कोई भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो तनाव की कैफियत बहुत ऊपर चली गई। आज जो तफसीली ऑर्डर उन्होंने जारी किया, अगर उसको सामने रख लें, उसका एक पैरा 14 है। पैरा 14 उस ऑर्डर का जो है उसको पढ़ें तो वो लगता यह है कि हुकूमत जो है हमलावर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी सलब करने वाली है। मेरी ज़ाती राय में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जैसे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हवाला है, उसकी क्लॉज 55 है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। इसी तरीके से आर्टिकल 191 उसमें वो कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, उसके अंदर दोनों प्रोविजन मौजूद हैं। इसलिए बेहतर इसका फोरम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती या आप किसी मुशावरत के अमल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून साजी को तब्दील कर लेते। लेकिन ये कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हुकूमत ने हमला कर दिया था और पार्लिमान ने सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के सलब कर लिए थे, क्योंकि बेंचों की तश्कील सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी थी, लेकिन उसका तरीकाकार बदल दिया। वो जो 1 मैन शो का जज साहब ने एक ऑर्डर के अंदर बड़ा मोटा हेडलाइन लगाया था, उस 1 मैन शो को चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर एक पैनल ऑफ जजेस को दे दिया। आज खुद नोटिस के ऊपर भी तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियार रहा, लेकिन एक शख्स से लेकर 3 जजेस या 4 जजेस के हवाले कर दिया। अपील पहले मौजूद नहीं है, अपील का प्रोविजन उसके अंदर पैदा कर दिया। अब ये चीज़ें वो थीं जो बहुत से वकील चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन क्या तरीका का दुरुस्त था या गलत था, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर फ़िलहाल जो एक बड़ा बाइंडिंग किस्म का ऑर्डर पास किया है, मुझे बज़ाहिर लगा है कि यह ऑर्डर वक्त से पहले उन्होंने पास कर दिया, नहीं पास करना चाहिए था। पढ़ देता हूँ आपको मेन नुकात उसके हैं क्या। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। अब ये बिल क्योंकि 2 दफ़ा पार्लिमान से पास होकर सदर साहब को गया, तो अगर वो दस्तखत कर दें तब भी ठीक है, अगर ना भी दस्तखत करें तो 21 अप्रैल को वो बज़ाते खुद लॉ बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम हुक्म पास कर रहे हैं कि आप दस्तखत करेंगे भी तो फिर भी ये प्रैक्टिस में नहीं आएगा। बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत दीगर को नोटिस जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। अब 21 अप्रैल का इंतज़ार किया जा सकता था, 21 अप्रैल को ही बैठ के इसके ऊपर गौर किया जा सकता था, ताकि हुकूमत कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले, और हुकूमत ऐसा कुछ एक्शन अभी भी ले सकती है। कल एक बंद कमरे का इजलास है कौमी असम्बली का, और उसके मुतल्लिक इतला यह है कि उसके अंदर अस्करी क़यादत भी आएगी। 2 इशूज़ सर फहरिस्त हैं और मुझे लगता यह है कि मामला सीधे सीधे आगे हम बढ़ने नहीं वाले, बहुत बड़े टकराव की तरफ जाने वाले हैं। एक तो इशू है सिक्योरिटी ऑपरेशन का, जो TTP के लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की आशीर्वाद के साथ, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर कोई अकेला फैसला नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी अकेले प्राइम मिनिस्टर को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। जब तक अस्करी क़यादत मोहर नहीं लगाती, कोई प्राइम मिनिस्टर खुद से ये एक्ट नहीं कर सकता। TTP के लोगों को वापस लाया गया पाकिस्तान के अंदर, जेलों में बंद आई थिंक 100 से ज़ायद, बाज़ इतलात ये हैं कि 200 के करीब लोगों को रिहा किया गया, जो बहुत ज़्यादा मतलूब लोग थे। पार्लिमान को जब ब्रीफिंग दी जाती थी तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 मौके के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और उस वक्त के जो DGISI या उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो कहते थे कि ये तरीकाकार है उनको मेन स्ट्रीम करने का। वो लोग अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। असूल तो उसका ये था कि आप उनकी कमर तोड़ते
और पाकिस्तानी लॉ की नीचे, पाकिस्तानी आइन के नीचे, पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम करते हुए वो हथियार फेंकते और फिर वो आपसे दरख्वास्त करते कि हम वापस आने के लिए हथियार फेंकने के लिए हथियार फेंक के पाकिस्तान में सिर्फ रहने की इजाज़त मांगते हैं, आइंदा से किसी दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं होंगे। ये होता है आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन करते हैं। आपने पहले बातचीत की, पहले बंदे उनके छोड़े, अब वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जब शुरू हो गई तो फिर कहते हैं हमने तो इनकी बातकारी करनी थी, हमने तो नेगोशिएशन करनी थी। ऐसे दुनिया में कोई नेगोशिएशन कामयाब नहीं होती, नाकाम ही होती है। वो रीग्रुप करके पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमला कर रहे हैं रोज़। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के अंदर कौन लोग हैं? हमारे बेटे हैं, उस कौम, इसी कौम के बेटे हैं। पुलिस का जवान शहीद हो, FC का जवान शहीद हो, फौज का सिपाही शहीद हो, कप्तान शहीद हो, वो है कौन? है मेरा बेटा या आपका बेटा है। तो इस कदर ये नाकस पॉलिसी थी कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो कभी इम्कान ये है कि कल जो नए आर्मी चीफ हैं और DGISI हैं वो ब्रीफ करेंगे ईवान को कि ये हुआ क्या है, कितने लोग हैं, कितने इलाकों में आके उन्होंने शरपसंदी फैलाई है, कहाँ कहाँ उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्केल वो वाला नहीं है जो ज़रब अज़ब के वक्त था। कीप दैट इन माइंड कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े इलाके को दोबारा हासिल किया है उन दहशतगर्दों के कब्ज़े से। स्वात, शांगला, दीर, यहाँ से लेकर वो पूरी ट्राइबल बेल्ट के ऊपर वो दंदनाते फिरते थे। लेकिन अब कुछ एरियाज़ दोबारा ऐसे हो गए हैं कि उसके ऊपर हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। वो लकी मरवत हो, स्वात हो, DI खान हो, ये इलाके दोबारा गर्म हो गए। यहाँ फ़ौज को दोबारा जाना पड़ेगा और कुछ इलाकों को टारगेटेड तरीके से, आपको अक्रॉस दी बोर्ड उस तरीके से वो शायद एयर सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन कुछ एरियाज़ को आपको हिट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में फ़ौज को इसके ऊपर डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो फ़ौज से तवक्को रखनी चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत को उन्हें अर्ज करना चाहिए कि गुड और बैड तालिब की तमीज़, ये अच्छा और बुरा दहशतगर्द की तमीज़, वो ख़त्म करनी फ़ौज को पड़ेगी। 4th शेड्यूल के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जाता है, जो इंतहा पसंदी के अंदर शामिल ग्रोह पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद है, वो हमारे कभी भी किसी भी हाल में पसंदीदा नहीं होने चाहिए। कभी किसी ज़रूरत के मौके पर किसी सियासी हुकूमत को गिराने के लिए फैज़ाबाद में धरने नहीं करवाने चाहिए और ना कोई ऐसा तरीकाकार करना चाहिए कि हम फलाने ग्रुप से मार्च करने लगे। ये वो तरीकाकार है, ये वो जत्थे हैं, ये वो मिलिशियाज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को खून से नहला दिया। अगर आज भी हम ये सबक सीखने पे तैयार नहीं है, 80-85 हज़ार अपने लोगों को शहीद करवा के, तो फिर पता नहीं कब सीखेंगे। पाकिस्तान की 65 और 71 की जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी हमने ये 9/11 के बाद उठाई हैं। और उसके अंदर बुनियादी तौर पर कसूरवार हम हैं। अमेरिका के साथ अफगान जहाद के अंदर हम फ्रंट लाइन नलाई बन गए। 9/11 के बाद उसने उन जहादियों को दहशतगर्द का, हम फिर फ्रंट लाइन नलाई बन गए। हमने अपनी सरजमीन को लॉन्च पैड के लिए क्यों इस्तेमाल होने दिया? क्या कभी इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकता है? जो करने की कोशिश करेगा वो हुकूमत में नहीं रह सकेगा। और इसको फ़ौज को इंटरनली अपना जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसी दुरुस्त थी या ये पाकिस्तान को खून में नहलाने के मुतरादिफ थी। इसके ऊपर खुदारा गौर कीजिए। हम पाकिस्तान को 22-23 करोड़ के लोगों मुल्क है ये, इसको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। कितनी देर हम ये दुनिया के सामने रोना पीटना लगे रहेंगे कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ी है, अमेरिका हमारे यहाँ सैंक्शन लगा के चला गया। इंटरनली गौर करें कि हम किन शराइत पर उसके तहदी बनते रहें। वो तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके फॉरेन पॉलिसी के निकल जाता है, बाद में भुगतते जो हम हैं, इस कौम के बेटे भुगतते हैं, इसके बच्चे भुगतते हैं, उसकी सजा हम क्यों पाते हैं? इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ये 2-3 इश्यूज़ हैं और उसी में साथ ही हमारा सियासी तनाव है। और सियासी तनाव भी ऐसा है कि या आपने या हमने, बस वो वाली कैफियत है।